पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान दो लख्त कर दिया गया। मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और इसमें जो बैरूनी हाथ था उसका इकरार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी किया कि किस तरह उन्होंने भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी के साथ लड़ती रही, मुजीब नगर उन्होंने बनाया और उस सारे साहने में भारत का बाकायदा तौर पे किरदार क्या था। लेकिन हम उस हवाले से इस मामले को आज भी इंटरनेशनली उठाने में नाकाम रहे कि किस तरह एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये इकरार किया कि दूसरे मुल्क में हमने इंटरफेरेंस की और उसको दो लख्त किया। लेकिन बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है और इस हवाले से हमने कुछ नहीं किया। दूसरा सान्या आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला आज ही के दिन हुआ। हमारे मासूम बच्चे, उन्हें शहीद किया गया। इन शहीदों की कुर्बानियाँ थी कि हमारी कौम में चंद लोगों को ये एहसास हुआ कि अब बस बहुत हो चुका, अब मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने इनिशिएटिव लिया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब लॉन्च करने का। अगर आपको नाज़रीन याद हो तो ये वो दौर था जब चौधरी निसार साहब, इरफान सिद्दीकी, फवाद हसन फवाद, ये सब लोग आपको नज़र आते थे कि नहीं जी हमने तो बातचीत करनी है, इन एक्सट्रीमिस्ट के साथ, इन मिलिटेंट्स के साथ बातचीत करनी है। और वो सारे उस बातचीत के मामलात को लेकर चल रहे थे। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हमें ये भी बताता है कि नेशनल एक्शन प्लान कैसे बना, इनिशिएटिव कैसे आया था और जनरल राहील का ये इनिशिएटिव। और इस हवाले से आज नए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने जनरल राहील शरीफ के हवाले से एक बात भी की कि किस तरह से वो इन चीज़ों को याद रखते थे। और जनरल कमर बाजवा साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए ज़रा सुनते हैं। भी मैं अपने दफ्तर में बैठता हूं, जैसे जनरल राहील साहब ने भी अपने दफ्तर में इनकी फ़ोटोएं रखी हुई थी, मेरे पास भी वो फ़ोटोएं मौजूद हैं। मैं भी उनको गाए बगाए देखता रहता हूं ताकि मेरा जज्बा और मेरी कुव्वत और मेरा जज्बा टकमगाए ना। जी नाज़रीन, आपने सुना जनरल कमर बाजवा साहब कह रहे हैं कि आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब के कमरे में इन मासूम बच्चों की, इन शहीदों की तस्वीर मौजूद थी। और उसकी एक वजह है कि जब इस लेवल पे लोग बैठ के इस चीज़ को बार बार याद करते हैं तो उनके एक्शंस उसी तरह से ड्राइव होते हैं। और वही इंस्पायरेशन जनरल कमर बाजवा ने जनरल राहील शरीफ साहब से भी ली। इस हवाले से हमारे ना सिर्फ टॉप मिलिट्री लीडरशिप, हमारे बहुत से फौजी जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके, वो हंसे, मुस्कुराएं, खेलें। इसमें से सिर्फ चंद हमारे जो शोधा जो ज़र्ब-ए-अज़्ब में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके लिए एक छोटा सा हम एक हम्बल सा ट्रिब्यूट ही पेश कर सकते हैं। सिर्फ उनकी तस्वीर देख के अगर हम उन्हें आज के दिन याद कर लें तो शायद हम बहुत छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन इस हवाले से दे रहे होंगे। आइए देखते हैं। नकद है सारा न कुछ बकाया के तेरी राहों में या खुदाया लुटा दिया है जो सब बचाया। खिज़ां की मुट्ठी में फूल रख कर बचा लिया है जो था गवाया। ये लाल लिख कर चला गया है खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं
जी नाज़रीन, ये तमाम कुर्बानियाँ इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दी गई। हमारे बहादुर फौजियों ने, जवानों ने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। जब हम अफवाज पाकिस्तान में आजकल जो तब्दीलियाँ हुई हैं, पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स हुई हैं, उनको देखते हैं तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इन तमाम लोगों के साथ मैं फील्ड में जाया करता था और मुख्तलिफ ऑपरेशंस कवर करता था। हमारे DG ISI जनरल रिजवान अख्तर खुद अपने ट्रुप्स के साथ जब GOC थे आगे फ्रंट मोर्चों पे जाते थे। जनरल आसिम बाजवा साहब खुद बतौर GOC एक्टिव ऑपरेशंस लीड करते रहे। उनकी जगह अब एक नए DG ISPR का ऐलान हुआ है, जनरल आसिफ गफूर में, जनरल आसिफ गफूर। मुझे याद है जब बाजौड़ में 2008 सितंबर में खार हेडक्वार्टर से लुई साहब, आप तस्वीर देख सकते हैं, उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ट्रुप्स वहाँ पे इंटेंस फायरिंग हो रही थी। जनरल तारिक खान साहब ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ब्रिगेडियर आबिद मुमताज़ जो अब GOC हैं वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। FC के कर्नल नुमान थे और जनरल कर्नल आसिफ गफूर उस वक्त आप देख रहे हैं वेपन भी उनके पास है और इंटेंस फायरिंग हो रही थी। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था खार से लुई साम तक का, जिसमें से कि हैवी अटैक भी आ रहे थे, IDs भी थी और हैवी वेपन्स भी मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे। जनरल आबिद को आप देख रहे हैं, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जो अब मेजर जनरल हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और जिस वक्त हमारे यहाँ पे सिपाही जख्मी हो रहे थे फ्रंट मोर्चों पे, आप देख रहे हैं कि उस वक्त कर्नल आसिफ उनकी मरहम पट्टी भी कर रहे हैं। तो ये हमारे वो जर्नैल हैं अभी जो करंट लॉट आई है, जिनको ये एहसास है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है क्या, हमने कुर्बानियां कितनी दी हैं, हमारे जवानों ने लहू कैसे दिया है, हमारे जवान इंजर कैसे होते रहे, जख्मी कैसे होते रहे, और ये सब साथ थे। उसमें जब बहुत सी ये बात आती है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, क्या कोई पॉलिसीज चेंज होंगी, तो जो लोग इस सारे प्रोसेस से गुजर के आ रहे हों, जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसीज़ में इतनी कोई तब्दीली इस हवाले से आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल आता है कि जब हमारे ये जवान कुर्बानियाँ दे रहे थे, जब मुल्क में दहशत गर्दी के हमले हो रहे थे, तो हमारी हुकूमत उस हवाले से क्या कर रही थी। उस हवाले से जस्टिस फैज़ ईसा साहब की कोयटा कमीशन रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आती है और उसमें पता लगता है कि इंटीरियर मिनिस्टर का इस हवाले से क्या किरदार था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ कहाँ पे उनके फ्लॉज थे, किस तरह सियासी अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, वो तमाम चीज़ें बताई हैं। फेलियर्स बताए हैं कि जो आला अदलिया के अहकामात थे वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुए। चौधरी निसार साहब के बारे में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जो रिपोर्ट दी उसमें बड़े वाज़े तौर पे लिखा गया कि वज़ीर दाखिला अपनी वजारती जिम्मेदारियों से लाइल्म जाहिर होते हैं। जी हाँ, ये कमीशन की रिपोर्ट थी और इसमें यह कहा गया कि वज़ीर दाखिला अपनी जिम्मेदारियों से लाइल्म जाहिर होते हैं। 3.5 सालों में नेक्टा एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सिर्फ एक बार बुलाया गया। नेक्टा एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की खिलाफ वर्जी की, कलअदम तंजीम के सरबराह से मुलाकात की, मीडिया में मुलाकात की तस्वीरें नशर होने के बावजूद उसकी तरदीद ना की, कलअदम तंजीमों के शिनाख्ती कार्डों से मुतालिक मुतालबात तस्लीम किए, दहशतगर्द तंजीमों को कलअदम करार देने में नाकाबिल फ़हम ताख़ीर की और मारूफ दहशतगर्द तंजीमों को कलअदम करार नहीं दिया। यह तो सिर्फ वज़ीर दाखिला के हवाले से एक बात थी। के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट नासिर जंजुआ साहब, उनका रोल भी इस कमीशन रिपोर्ट में बड़े वाज़े तौर पे सामने आया। पता लगा कि जनाब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए NSA बना दिया गया जो कि शायद कर उस हवाले से कुछ नहीं रहा। उनसे सवाल जवाब बड़े इंटरेस्टिंग हुए जिससे हमें पता लगता है कि हमारे मुल्क में जितनी कुर्बानियां दी गई, दहशतगर्दी के तकरीबन वाकयात जो इसमें लिखेंगे 17,000 वाकयात 2001 से लेके 2016 तक होते रहे, यानी कि तकरीबन ऑन एवरेज 3 दहशतगर्दी के वाकयात। और उसमें जब NSA का किरदार आता है, उनसे जो सवाल जवाब होते हैं, वो सवाल जवाब क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। जब उनसे पूछा गया कि क्या दहशतगर्दी का मुकाबला और इसके खिलाफ इकदाम करना आपके मैंडेट का हिस्सा है, तो जनरल साहब ने जवाब दिया कि जी दहशतगर्दी का मुकाबला और इसके खिलाफ इकदाम करना मेरे मैंडेट का हिस्सा नहीं है। खासतौर पर 18वीं आईनी तरमीम के बाद यह सूबाई हुकूमत की हदूद में आता है। तहम नैप नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाने वाली कमेटी के कन्वीनियर की हैसियत से मेरा काम मुतल्लका हुक्काम के जरिए नेशनल एक्शन प्लान के निफाज की निगरानी करना है। मैं दहशतगर्दी के मुकाबले और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक वज़ारत दाखिला, नेक्टा, सिविल आर्म फोर्सेज और सूबाई हुकूमतों के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किए जाने वाले इकदाम को भी देख रहा हूं। फिर सवाल किया गया कि जी आपकी कौमी दाखिली सलामती की पॉलिसी और वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान से जानिब से तैयार करदा नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से
कोई किरदार है? अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी इसकी तफसीलात फराहम करें। जनरल नासिर जंजवा ने जवाब दिया, कौमी दाखिली सलामती की पॉलिसी के हवाले से मेरा कोई किरदार नहीं है, ताहम मैं अमल दरामद कमेटी का कन्वीनर हूं। तीसरा सवाल किया गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दफ्तर का क्याम किसी कानून के मुताबिक अमल में आया है या इंतजामी हुक्म के तहत बनाया गया है? मेहरबानी करके मुतल्लका कानून या हुक्म फराहम करें। जवाब आया कि जी NSA का दफ्तर वजीर आजम की जानिब से इंतजामी हुक्म के तहत कायम किया गया है। सवाल हुआ कि जी NSA का दफ्तर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के आदाद शुमार रखता है, और अगर ऐसा है तो क्या पेपर की शक्ल में रखता है या इलेक्ट्रॉनिक? जवाब आया, NSA का दफ्तर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के आदाद शुमार नहीं रखता, ताहम नेक्टा ये आदाद शुमार जमा करता है जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम में NSA की मावनत करता है। ये नाज़रीन उन लोगों के जवाबात थे इस कमीशन के सामने जो जिम्मेदार हैं हमारी जानों की प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तानी शहरियों की जान बचाने के लिए। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवाता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। फवाद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। जो इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से ऑब्जर्वेशंस आई हैं इससे आपको पता लग रहा है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रहा था या कि कोई एक्शंस भी लिए जा रहे थे, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के शहरी दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, जब हमारे जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो हमारी वजारत दाखिला, हमारे NSA, हमारे नेक्टा क्या कर रहा था? देखिए, आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और खुसूसन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे इजलास में हमने ये फैसला किया था और मुतालबा किया था कि चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हों फ़ौरन, क्योंकि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल तो दूर की बात है, उसके करीब भी वो नहीं कर पाए, और उन्होंने जो मुल्क का सारा जितनी तहफ़्फ़ुज़ करना मकसूद था या शहरियों के जान और माल का हिफाजत करना मकसूद था, उस पर भी बिल्कुल वो कतई तौर पर वो फेल हुए हैं। और फिर उन्होंने सेलेक्टिव किस्म की जो है सिर्फ बाज़ सूबों में की है और बाज़ में उसने बिल्कुल नहीं किया है, और उनको नेशनल एक्शन प्लान पे मनोअन तो दूर की बात है, उन्होंने शायद एक दो निकात के अलावा, और वो भी ज़रब अज़म अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन था। आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद इन्होंने खुद जनरल राहील शरीफ और अफवाज पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरुआत की थी। उस वक्त भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर दाखिला तो वो हैं जो रोते हैं जब दहशतगर्द सबसे बड़ा इस सदी का मारा जाता है, तो उस पर अपने आंसू बहाते हैं, टस्पे बहाते हैं। अरे बाबा, इस वज़ीर आला से, और मैं समझता हूँ जो काजी फायज ईसा साहब की जो रिपोर्ट अब आ गई है, इसके बाद इसका एक लम्हे के लिए भी वज़ीर दाखिला रहना ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुजरमाना, मैं समझता हूँ ये फेल होगा। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब अगर उसे बर्खास्त नहीं करते तो फिर इसका मतलब है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में वजीर आजम खुद जिम्मेदार है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी आप सरदार लतीफ खोसा साहब, क्योंकि दहशतगर्दों के साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने। मैं उस हवाले से भी आता हूं जब आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जिक्र है, और आप से मैं इस पर कानूनी राय भी चाहूंगा। जनरल अमजद शुएब साहब, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की ये रिपोर्ट एक इंडाइटमेंट है कि हमारे NSA, इंटीरियर मिनिस्ट्री, नेक्टा ये तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये तो कागजी कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि ये रिपोर्ट जब आप पढ़ें तो इसमें तो सिर्फ शर्मिंदगी, और आपको अफसोस होता है कि बतौर पाकिस्तानी शहरी इन लोगों की जो जिम्मेदारियां थी क्या वो अदा कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिम्मेदारियां जो आज आपको थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक अमन जो नज़र आता है, ये वो एक्शंस हैं जो मिलिट्री ने किए और उनके रिजल्ट या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपके किए, आपकी पुलिस ने या आपके फ्रंटियर कोर, रेंजर्स, इन लोगों ने किए। लेकिन जो हुकूमत के परव्यू में आती थी चीज़ें, अगर आप वो देखें तो नेशनल एक्शन प्लान के किसी भी उस पॉइंट के ऊपर कोई डिटर्मिनेशन नज़र नहीं आता अमल करने का। ज़बानी लिप सर्विस तो बहुत है लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। नतीजा ये कि आज जो अमन नज़र आता है, मुझे तो उस पर भी फिक्र है कि ये आर्जी ना हो, ख़ास तौर पे कराची का अमन,
क्योंकि उस नेशनल एक्शन प्लान से अब जान छुड़ाने का सोच रहे हैं लोग, यानी ये जो हमारी हुकूमतें हैं ये उससे यूं लगता है कि अब जान छुड़ा रही हैं, अमल करना तो दूर की बात है, उसका अब जिक्र भी कहीं नहीं आता, यानी फोकस मुकम्मल तौर पे हट चुका है। और चूंकि उसके जरिए आप कहीं करप्शन का जिक्र आ गया, कहीं आपकी गवर्नेंस का जिक्र आ गया कि वो नहीं हो रही, तो हुकूमत को अब ये बड़ी एक इरिटेंट के तौर पे हुकूमत इसको देखती है कि ये नेशनल एक्शन प्लान हमारे गले क्यों पड़ गई। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपकी रिजॉल्व नहीं है, जब आपका फोकस वो नहीं है, तो फिर बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आपकी नज़र से गुजरे होंगे, लेकिन आपने उस पर किया कुछ नहीं होगा। काजी साहब ने जिन चीज़, अगर उन्होंने टेररिज्म में कोई बॉर्डर सीलिंग की बात की है कि वो हमें बॉर्डर नहीं कवर कर सके, तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पैसे देने थे, उसके लिए काम करने के लिए जो पैसे नहीं दिए गए, बटालियंस रेज करनी थी वो नहीं हो सकी, सिर्फ 20 साल ऑथराइज की गई। अगर फाटा में कहीं जाके कोई इस्लाहात करनी थी कि फाटा को डी रेडिकलाइज किया जाए और फाटा में दोबारा ना कहीं पांव जमा सके, तो आपने कोई इस्लाहात का नाम नहीं लिया। तो गवर्नेंस ये 20 नुकात जो हैं इसमें एक नुक्ते पे कार्रवाई मुकम्मल किसी पे भी नहीं हुई, ये तमाम फेलियर कंसीडर होंगे। जिस बात पे आपको ला रहा हूं ये एक पूरे सेटअप का फेलियर है। आप चौधरी निसार को अकेले को नहीं पकड़ सकते, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के इश्यूज भी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज के इश्यूज हैं, इसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के इश्यूज हैं, जहां उन्होंने मदारस को डील करना था, को डी रेडिकलाइजेशन का काम करना था, को नए नैरेटिव्स देने थे लोगों के। अगर वो आप इन टोटलिटी देखें तो वो पूरे एक सिस्टम का फेलियर नजर आता है कि जहां पे सिस्टम का फेलियर नजर। मैं फवाद चौधरी आपसे भी जानना चाहूंगा, जनरल अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत सोच रही है कि नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू किया जाए या कि खत्म कर दिया जाए, जान छुड़ाई जाए, जान छुड़ाई जाए। आप इस मौके से एग्री करते हैं? रिव्यू करने की तो ज़रूरत है। अगर आप ये कहें कि जो मकासद थे उनके हसूल के लिए, अगर उसमें जिस तरह से ये रिपोर्ट जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। इसके दो हिस्से थे, एक हिस्सा था जो मिलिट्री से मुतल्लिक था, मिलिट्री ऑपरेशन से मुतल्लिक था, और हमने देखा है कि जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में उस पर बहुत इफेक्टिवली काम हुआ और राहील शरीफ साहब को उसका बड़ा क्रेडिट भी मिला है और उनका नाम भी इसमें बहुत जो है वो आता है। जो नैरेटिव का प्रॉब्लम है वो वहीं पे खड़ा है जो आज से 3.5 साल पहले खड़ा था। परसों आप देख लें, अभी आप देख लें चकवाल में क्या हुआ, फिर उसके बाद जो इसमें स्पेसिफिकली बात की गई है, अहमद लुधियानवी का जिक्र किया गया है। लुधियानवी साहब का बेटा जो है वो झंग से MPA बन गया है, JUI में शामिल हो गया है, जो एक बड़ी एक कह लें कि JUI जैसी जो पार्टीज़ हैं, मौलाना फजलुर रहमान जैसी पार्टीज़ हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो गवर्नमेंट में है वो बहुत मौजूद है। नैरेटिव चलता है, मौलाना शेरानी जो हैं वो हेड है आपकी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है उसके, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो नैरेटिव आता है एक्सट्रीमिज्म का, बड़े जो मदारस की तरफ से, बड़े सियासी उनकी तरफ से, उनको हुकूमत नहीं रोक सकी। फिर हुकूमत की कैपेसिटी का इशू नज़र आता है, वो जो बड़े ग्रोह हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से डरती है। खुद चौधरी निसार साहब का जिक्र तो बहुत ही मुझे वैसे उम्मीद है कि चौधरी निसार साहब इसके ऊपर या तो रिजाइन करेंगे या अपना कोई वाज़े मौकफ देंगे। अभी तक उनका कोई मौकफ नहीं आया क्योंकि उनके खिलाफ तो बहुत। PTI की क्या पॉलिसी? PTI भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब ने आज जो लाहौर में बात की है और कहा है कि चौधरी निसार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि जो ये काजी फायज ईसा सब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये याद रखिएगा, ये जो कमीशन है गो इससे पहले मॉडल टाउन का कमीशन हुआ है वो हाई कोर्ट के जज का था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज का कमीशन है और बहुत ही डैमिंग एविडेंस है चौधरी निसार साहब के खिलाफ। अब वो और ये जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद की पाबंद है वफाकी हुकूमत, पाबंदी। और इसमें एक इंतहाई अहम और सीरियस ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन जिसपे के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भी जाना पड़ा। और इसी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ना तो बलूचिस्तान हुकूमत ने ना वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की दहशतगर्दी के मुकदमे में जो ऑब्जर्वेशन थी, जो डायरेक्शंस थी, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और शायद उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। इस हवाले से नाजरीन राय लेंगे सरदार लतीफ खोसा साहब की और फवाद चौधरी और जनरल अमजद शुएब साहब की कि वाकई क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो इस कमीशन रिपोर्ट पे आगे कार्रवाई क्या हो सकती है। एक वक्फे के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार लतीफ खोसा साहब, अब ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, मौजूद है, जैसे फवाद भी कहे थे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इसमें आई है वो आपको अंग्रेजी में और उर्दू में दोनों में पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर नाइदर द फेडरल नॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टुक एनी स्टेप्स टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द अफोरसेड डायरेक्शन, जो कि दहशतगर्दी वाले मुकदमे में बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने दी थी। वन कैन नाउ रेट्रोस्पेक्टिवली स्टेट दैट इफ they had been implemented, it may have prevented the attacks. In addition to gross negligence in not implementing the judgment, those who failed to do so may have also committed contempt of the Balochistan High Court. ना वफाकी और ना सूबाई हुकूमतों ने मस्कूरा बाला हिदायत पर अमल दरामद के लिए कोई कदम उठाया। माजी की तरफ देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि अगर अमल दरामद किया गया होता तो ये हमले ना होते। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने वाले ना सिर्फ संगीन गफलत के मुर्तकब हुए, बल्कि जो इस पर अमल दरामद में नाकाम हुए वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तौहीन के भी मर्तकब हुए। फिर इसको क्या कहेंगे? अब इस पे आगे होगा क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला केस नहीं आपको बनता हुआ नजर आ रहा? देखिए अरशद, पहली बात तो समझने की ये है कि ये कोई कमीशन जो है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत नहीं है कि वो बिल्कुल लागर लूला लंगड़ा कानून था। ये जो कमीशन बनाया, ये 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब ये सानिया हुआ बलूचिस्तान का, तो ये चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुओ टेकअप किया, और टेकअप करने के बाद उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के तौर पर ये टास्क दिया, और उन्होंने पूरा वहाँ जाकर अपने शवाहिद सभी को देखने के बाद ये रिपोर्ट की है, और रिपोर्ट उन्होंने फिर 3 रुकनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट में भेजी है वापस। सो इसका मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट की रोशनी में इसके खदोखाल को देखते हुए वो तमाम कार्रवाई करेगी, तमाम कार्रवाई बशमूल तौहीन अदालत के और कत्ल के मुकदमात दर्ज होंगे, क्योंकि जितने वहां शहीद हुए हैं उनके कत्ल की जिम्मेवारी भी मोहतरम निसार अली खान पर डाली गई है। सरदार लतीफ खोसा, कत्ल के मुकदमात किसके खिलाफ दर्ज होंगे? ये चौधरी निसार के खिलाफ, और जो सूबाई जिन्होंने भी इसमें मुआवनत की है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये वो नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ये उसी सानहे की जिम्मेवारी में ये भी आ जाएंगे। देखिए बात ये है कि अब इसका निसार अली खान का तो जाना ठहर चुका। आज प्राइम मिनिस्टर ने और निसार अली खान ने मीटिंग की है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निसार अली खान की थी वो मनसूख कर दी गई है। तो आप ये लिख लें, आप ये सुन लें कि जिस तरह इसने मुशाहिदुल्लाह को निकाला था, जिस तरह इसने परवेज रशीद को निकाला था, इसको भी कुर्बानी का बकरा बनाएगा। हालांकि दहशतगर्दों की ममासलत तो खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब करते हैं। सारे पंजाब में आमाज गाहें जो बनी हुई हैं सारे प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की, वो पंजाब में है, लेकिन बाहर कैफ निसार अली खान को ये इनको निकालना पड़ेगा। फवाद साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है इस कमीशन की रिपोर्ट में, वफाकी हुकूमत के हवाले से भी और बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी, ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड मे हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। इस पे आगे कार्रवाई आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जैसे माजी में कमीशन रिपोर्ट्स आती रही, ये भी एक कमीशन रिपोर्ट आ गई है और कार्रवाई इस पे एक्सपेक्ट ना की जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से खोसा साहब ने एक्सप्लेन किया है, ये इंक्वायरीज कमीशन के तहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये बना है। इसमें और भी हैं, डॉक्टर जो मिनिस्टर हैं कादर बलोच, उनके भाई को जिस तरह से लगाया गया सेक्रेटरी, बिल्कुल पेज 69 पे बड़ा वाज़ेह हुआ है कि डॉक्टर उमर बलोच को हेल्थ सेक्रेटरी लगाया गया, उनका एक्सपीरियंस नहीं था। और लगाया किस लिए गया? क्योंकि वो ब्रदर हैं एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, और इसी वजह से चीफ मिनिस्टर ने रूल्स की वायलेशन की, यानी कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने रूल्स वायलेट करके जनरल अब्दुल कादिर बलोच के भाई को सेक्रेटरी हेल्थ लगाया।
जी बिल्कुल, ये भी है। अलबत्ता जो ये भी देखना चाहिए कि जो IGFC थे डॉक्टर जनरल शरीफगन, वो अलबत्ता लेफ्टिनेंट जनरल बना दिए गए हैं, और ये वाकया जब हुआ था वो IGFC थे, और उनके खिलाफ मैंने नहीं देखी कि कोई ऑब्जर्वेशन है या नहीं, क्योंकि 90% एरिया तो बहरहाल जनरल शरीफगन कंट्रोल कर रहे थे, और चौधरी निसार साहब के ऊपर तो आई है। बिल्कुल, ये सवाल मेरे ख्याल जनरल लतीफ साहब बैठे इन्हीं की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। फवाद साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दिए कि IGFC के उस पर जो जनरल साहब थे शेर अफगन साहब, उनको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर दिया गया, ये कैसे? देखिए, बात यह है कि FC का काम शहरों के अंदर प्रोटेक्शन का नहीं है। FC का काम यह है कि जहां इंफॉर्मेशन मिलती है वो रेड करते हैं कि अगर वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल है, वहां पे कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है, या टेररिस्ट अगर किसी जगह पे अगर कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद उनका मुकाबला करना या उनको मारना, उसमें FC रोल। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड FC, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। देखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो तो भारसूरत FC जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम कर रही है, उसको वहां पे उन्होंने रिक्विजिशन किया, जैसे रेंजर्स रिक्विजिशन करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो उन्होंने करवानी है वहां पे। अब ये चीज जो है, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाकई है या नहीं है कि सारे सिविलियंस ही की जिम्मेदारी है, और फौज जो है बैठी हुई थी, वो जनरल शेर अफगन साहब, वो सारे बड़े मासूम थे, कोई ऐसे नहीं। वो नहीं, मासूम वाली बात नहीं है फवाद, ये देखें समझने की बात है। जिसको जितना ही दें, जितना शेयर जो है पूरा पूरा दें, जो इनकॉम्पिटेंट है वो इनकॉम्पिटेंट बना दिया कि वो कॉम्पिटेंट था। मेरी बात सुने आप, देखिए रेंजर्स कराची में दिए गए हैं, रेंजर्स कराची में दिए गए हैं। अब रेंजर जो है वो रिक्विजिशन किए हुए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको जो देती है, जिस जो रिक्विजिशनिंग होती है उसमें उनको स्पेसिफिक बताया जाता है कि जी हम इन कामों के लिए रिक्विजिशन कर रहे हैं। जब वो काम स्पेसिफाइड नहीं है तो उससे हटके जब भी जाएंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनकॉल्ड फॉर होगा, और उनको उसको सजा मिल सकती है। आप रेंजर्स आज कराची में जो है ना FC के अंडर है, बहुत गलत बात है। आज कराची में आप देख लें, वहां पे एरिया कितना है बलूचिस्तान का, बताएं जरा। मैं बताता हूं, एक सेकंड मेरी बात सुन लें। जहां कराची में रेंजर्स के पास आज 90 दिन डिटेंशन वाले भी उनके पास अथॉरिटी नहीं है। बलूचिस्तान की बात करें ना। अच्छा, मैं तो बता रहा हूं कि ये सारा जिस तरह वो देते हैं, काम किया, कोई अब वहां पे FC के पास जो वहां पे जो अथॉरिटी है वहां पे जो बलूचिस्तान में है, उन्होंने इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन करनी है, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कहीं रेड करना है या कहीं पे कोई टेररिस्ट लड़ाई कर रहे हैं या वहां पे वो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, वहां जाके मुकाबला करना है, और वो करते हैं। रहा मसला ये कि यहां पे कोऑर्डिनेशन किसने करनी थी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, जिसको रिसोर्सेज मुहैया किए गए हैं। अगर वो रेंजर इनको FC को टास्क दे देंगे कि आपने शहरों में भी ये काम करना है, तो वो करेंगे। यहां पे आपको ज़हन में रखना चाहिए कि बलूचिस्तान की सिचुएशन मुख्तलिफ है, वहां FC ऑपरेट करती है उन इलाकों में जहां पुलिस नहीं है। बलूचिस्तान में A एरिया और B एरियाज का मसला है, वहां पे B एरिया जो है वो तकरीबन 93% के करीब है, जहां सिर्फ FC ऑपरेट करती है, और 7% के करीब वो एरिया है जो पुलिस के पास है, जिसे हम A एरिया कहते हैं, और वहां पुलिस ऑपरेट करती है। चुनाचे ये हर जगह आप मिक्सअप करके अगर ये कहेंगे तो वो आपको कंफ्यूज नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसे एरिया जहां पुलिस नहीं है, वहां सिर्फ FC ऑपरेट करती है, और FC जाके पकड़ती भी है, रेड भी करती है, सब कुछ करती है वहां पे। तो ये वहां पे डिवीजन है, बलूचिस्तान का स्पेसिफिक है ये मसला। वहां पे हुकूमत को चाहिए कि वक्त के साथ साथ उस B एरिया को A एरिया में कन्वर्ट करें, ताकि वहां पे ठीक है। साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 17,503 हमले जनवरी 2001 से लेकर अक्टूबर 17, 2016 तक हुए। जितनी ऑब्जर्वेशन रही और वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत के हवाले से ऑब्जर्वेशन, ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड मे हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें अब आगे प्रोसीडिंग क्या मुतवक्को है? मैं हवाला इसलिए दे रहा हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो अल्टीमेट कार्रवाई थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे हुई थी। यहां तो कमीशन रिपोर्ट में दोनों हुकूमतों का लिख दिया गया कि दे मे हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये कार्रवाई उसी तरह चलेगी या मुख्तलिफ होगी? इसके कानूनी पहलू क्या है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कार्रवाई ऑनवर्ड करेगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे बहुत सीनियर वकला इसमें शहीद हुए थे। 74 जो हैं उसमें से ज़्यादातर वकला थे, और सारी क्वेटा बार में अब वहाँ जाकर कसम खुदा ऐसा लगता है आपको कि सन्नाटा है, सब जो है वहाँ। ये जो ब्रेन्स थे हमारे क्वेटा में, सारे वकला तकरीबन सीनियर्स को शहीद कर दिया गया है, जिसमें से आधी जो है बलूचिस्तान बार काउंसिल है जो वकला वो भी शहीद हुए हैं, और 120
25 जो है वो जख्मी है। अब ये बार काउंसिल इस मामले को आप यकीन करें टेकअप करेगी और बार काउंसिल इसमें जाके इस रिपोर्ट पर मेनो ऑन अमल करवाएगी और अमल भी सुप्रीम कोर्ट खुद इंशाल्लाह करेगी। आप देखेंगे ये रिपोर्ट कोई मजाक नहीं है, ये रिपोर्ट बाकर नजफी साहब की ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत नहीं है कि उसको जो है ये हजम कर जाए, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी हुकूमत। दोनों सूबाई भी और ये मरकजी हुकूमत, ये निसार अली खान यहाँ जाएंगे और वहाँ सूबाई हुकूमत वाले भी आप देखते जाएं कि वो भी जाएंगे, इसकी नजर होंगे। राइट, इसमें फ्रंटियर कोर वाले से भी एक ऑब्जर्वेशन थी क्योंकि फवाद ने इसका जिक्र किया। जल्द साहब मैं एज सच आपको पढ़ के बता रहा हूं कि व्हेन द पुलिस सराउंडेड द टेररिस्ट hideout in Huramzai, they called the FC for reinforcement. Even after 3 hours, the FC did not come to their aid. Therefore, one can only repeat what the Balochistan High Court in its terrorism case judgment had directed 4 years ago. We direct the Federation of Pakistan through the Ministry of Interior Defence to issue requisite instructions to the Frontier Corps deployed in Balochistan to come to the immediate assistance of the local law enforcement agencies when called upon to do so. इस केस में तो नहीं किया उन्होंने। नहीं, ये इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उनसे स्टेटमेंट ली है, ये इन्वेस्टिगेशन ही तो हुई है। इसमें एफसी की स्टेटमेंट है कि क्यों नहीं पहुंचे 3 घंटे। कल सबसे उन्होंने इस बातचीत की है, 53 लेटर्स लिखे गए मुख्तलिफ। बात ये है ना कि ये मैं तो आई एम नॉट प्रिवी टू दैट कि 3, ये अगर उनकी ऑब्जर्वेशन है तो दुरुस्त होगी कि 3 घंटे नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी अगर स्टेटमेंट है तो उन्होंने को वजाहत दी होगी कि 3 घंटे में क्यों नहीं पहुंचे। फवाद साहब, इस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन आपको नजर आई है? क्योंकि मैंने फर्स्ट रीडिंग में तो मुझे इस तरह की कोई वजाहत नजर नहीं आई एफसी की। ISI का जिक्र है उसमें, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, एफसी का जिक्र है। एफसी की स्टेटमेंट होगी नहीं इसमें। देखिए अरशद, एज अ प्रिंसिपल ये ना आप करें कि जी ये जिस तरह जनरल साहब बातें कर रहे हैं ना कि जी छोड़ दें बाकी सब की कर दें, ये मुल्क नहीं चल बात नहीं है, आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आपके कहने के मुताबिक अब आपने काफी घंटा बोले ना सर। अब बात यह है कि जनरल वहां पे जो एफसी थी वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे इस लॉ एंड ऑर्डर के। चौधरी निसार साहब को तो रिजाइन कर, कुछ यार इस मुल्क में आगे खुदा के लिए चले, बेड़ा गर्क हो गया। एक एक्सीडेंट पे रोजाना टेररिस्ट अटैक होता है, 300 बंदा मरता है, फिर अगले दिन 4 महीना मोमबत्तियां जलाते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं ना। वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल्स के खिलाफ कुछ होता है। APS का जो स्कूल का सानिया हुआ, मैंने नहीं सुना कि वहां पे जो फाटा सिविलियन हुकूमत में तो खैर रवाज ही खत्म हो गया है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई पूछेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब चौधरी निसार साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज ये ऑब्जर्वेशन दे रहा है और इसके अंदर डैमिंग जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। कुछ शर्म हया होती है, बंदा नहीं कर सकते, घर बैठे हैं, रोज बंदे मरवा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है। आप सिलसिला 17,000 जो है वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इस मुल्क में। अजीबो गरीब काम चल रहा है। देखिए, जहां तक जिम्मेदारी का ताल्लुक है, अगर कोई इंडिविजुअल की किसी की उसमें वीकनेस है कि वहां 3 घंटे डिले हुई इस वजह से वो पता लगे, तो वो तो मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन ये कहना कि यार ये सारा आखिर आज यहाँ पे इतना दहशतगर्दी जो कम हुई है वो कैसे हुई है? इन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी जान हलाल कर दी, उन्होंने जो सैकड़ों आपके वाकयात बचाए उनका जिक्र कोई नहीं आता। उनको अगर एक वाकया कोई हो गया तो आप उसके गले में डाल दें, ये गलत है बात, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। जितने भी वाकयात हैं हर वाकये का अपना एक उसका अंजाम होता है, उसके मुताबिक उसकी तहकीक होगी। लेकिन ये कहना गलत है कि आप उसको, अब अगर एफसी के आप लोगों को देखें, सैकड़ों लोग एफसी के मारे गए हैं, किस लिए मारे गए? वो हर जगह मुकाबला करते रहे। बिल्कुल ठीक है, मैं उनका रोल डिफरेंट है, राइट, वो एक्नॉलेज भी हो। लेकिन सरदार लतीफ खोसा साहब, जब बात होती है इस कमीशन रिपोर्ट में ये 3 घंटे का डिले का भी मेंशन हुआ, फवाद ने एक सवाल उठाया, उससे बड़ा सवाल बनता है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। हम एक बात सुनते हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में आज से पहले हुई है या आइंदा कभी होगी? देखें, होनी चाहिए। देखें अरशद, बात ये नहीं है, अरे बाबा खुदा का खौफ करो यार, क्या बनाना स्टेट है पाकिस्तान? ओ भाई, कहाँ गया रूल ऑफ लॉ, कहाँ गई कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ गई अकाउंटेबिलिटी? किसी चीज पर इनकी तो ये हुकूमत गूंगी अंधी बहरी है। इनके तो कोई कुछ भी, यानी जितना मर्जी यहाँ कत्लो गारत हो जाए, जितने मर्जी मारे जाएं लोग, जितने मर्जी एक्सीडेंट हो, जितनी मर्जी दहशतगर्दी हो, जो कुछ हो, इनकी बस जो है कुछ भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। मुझे बताएं, दुनिया की किसी जगह पे ऐसा होता है कि अगर वहां तो कभी कोई रेल का एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करता है, हालांकि वो कोई स्टीयरिंग नहीं चला रहा होता,
होता रेल का, लेकिन कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी को तो अपने जो है एहसास जिम्मेवारी होना चाहिए, और ये जमहूरियत की रूह है। इसमें जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जमहूरियत ही नहीं है वो। राइट नाज़रीन, यहाँ वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इस रिपोर्ट में और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। मसलन फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज बनाने के लिए पैसे तो आए और पता लगा कि जनाब वो पैसे खर्च भी हुए, लेकिन वो लेबॉर्ट्रीज ना बन सकी। और मज़ीद क्या इंकशाफात हैं, हमारी हुकूमत चलती किस तरह से है, बयानात तो कुछ और होते हैं। अब पता लगता है कि शायद वो बहुत से सियासी बयानात ही होते होंगे, लेकिन हमें तो बताया जाता रहा कि जनाब हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ के लगता है कि जो 17,503 दहशतगर्दी के वाक़यात इस मुल्क में हुए 2001 से 2016 तक, उसमें बहुत से बयानात ही आते रहे। और फवाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, उस हवाले से भी इसमें ऑब्जर्वेशन हैं और दीगर ऑब्जर्वेशन भी हैं। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने इसमें यह भी लिखा है कि जब तक टॉप टियर की अकाउंटेबिलिटी, यानी जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका एहतसाब नहीं होगा, तब तक ये निज़ाम बदल नहीं सकता। क्या आज तक किसी बड़े आदमी का एहतसाब हुआ है? एहतसाब का अगर आप कहें तो वो तो नापैद है। जिन अदारों ने एहतसाब का इंतज़ाम करना, क्योंकि एहतसाब तो तहकीकात की बुनियाद पे है ना, वो अदारे आज गैर फाल हो चुके हैं। गैर फाल हो चुके हैं। मेरे पास टाइम कम है। फवाद चौधरी साहब, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा इसी हवाले से, टॉप टियर अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल होगा क्या? हम ये तब्दील करना चाहते हैं या इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे? नहीं जी, तब्दील करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों जरा हिम्मत करें और चौधरी निसार साहब को भी जो है वो फारिग करवाएं, और ये चीफ ऑफ नजर आएगा। राइट। सरदार लतीफ खोसा साहब, आपसे ही मेरा यही सवाल है, विदाउट टॉप टियर अकाउंटेबिलिटी, बड़े लोगों के एहतसाब के बगैर किसी बड़े आदमी का एहतसाब होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इन्होंने वकीलों को छेड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बार बिल्कुल आएगी, सदर जो है सुप्रीम कोर्ट का, और इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसमें आएगी। और ये वकला का खून बहा है, और वैसे तो हर पाकिस्तानी का खून हमारे लिए उतना ही मोहतरम और मुकद्दम है, लेकिन इसमें तो हमारी ज़ात इन्वॉल्व है, हमारा जिगर पे ये हाथ डाला गया है वकला के। और आप देखें इंशाल्लाह इसकी पैरवी जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। ये डॉन लीग की तरह ये दफन नहीं होगा। ये मॉडल टाउन डॉन लीग दफन हो गया आपके ख्याल में? दफन नहीं डॉन होगी। लीग भी दफन नहीं होगा, डॉन लीग भी और निकलेगा। क्या निकला है उसमें? नहीं, वो निसार अली खान ने क्या किया है? नहीं, तो फिर अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त मानूं खोसा साहब, तो यही जज थे जिन्होंने मेमोगेट की थी, वो रिपोर्ट बनाई थी, वो किधर गई? उस पे हुआ एक्शन? ये अच्छा, सारा ऐसे ही है। अच्छा जनरल साहब, एक माफ कीजिएगा, मीमो गेट का और डॉन लीग एक ही चीज है। माफ कीजिएगा, इतना जुल्म ना करें। आपने बहुत कह लिया, मैंने सुन लिया बहुत, लेकिन इनकी कोई मुमासलत नहीं है। दोनों चीजें जो है मुल्क की जनरल अमजद शरीफ साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, फवाद चौधरी साहब, तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाजरीन, जो हम मासूम बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए, जिसके बाद पूरी कौम को एक मौका मिला कि मुत्तहद हो, जनरल राहिल शरीफ ने इनिशिएटिव लिया, जो मेजर जनरल आसिफ गफूर, उस नेशनल एक्शन प्लान के नैरेटिव बनाने में उन्होंने भी एक कलीदी किरदार अदा किया। वो नेशनल एक्शन प्लान पे भी आजकल सवालात उठ रहे हैं, और ये वो नन्हे मासूम बच्चे थे जो शहीद हुए वहां पे, जिन्होंने इस कौम को मुत्तहद किया। जाते जाते एक छोटा सा हम्बल ट्रिब्यूट हमारी तरफ से उनकी याद में, आइए देखते हैं। है सुर्ख मौसम, घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है, घड़ी है रातें, दिया नहीं है, ये आसमां भी नया नहीं है, ना खौफ खाओ, ना
खाक देखो, उजड़ गया सब ये राख देखो, बिखर गया है जो ख्वाब देखो, है हर तरफ अब शराब देखो, लहू है आंखों में अब रगों का, तमाशा घर का